हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम मेवाड़ का इतिहास कवर करेंगे। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले हमें मेवाड़ की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें वर्तमान का उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये प्राचीन समय के अंदर मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ के नाम से। मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का शासन था अथवा सिसोदिया वंश का शासन था। गुहिल वंश की स्थापना जो है वो गुहिल ने की थी। किसने की थी? गुहिल ने की थी। अब एक्चुअल में गुहिल जो है वो मेवाड़ के पास में, मेवाड़ की जो बाउंड्री है वो लगती है गुजरात से। किससे लगती है? गुजरात से। गुजरात में इस समय इस इलाके को कहा जाता था वल्लभी। क्या कहा जाता था? वल्लभी। तो वल्लभी के एक प्रतापी शासक थे जिनका नाम था शीलादित्य, और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पावती। तो शीलादित्य और पुष्पावती, इनकी संतान थे गुहिल। किन्हीं कारणों से गुहिल को गुजरात के वल्लभी से निकल करके कहाँ आना पड़ा? मेवाड़ की तरफ आना पड़ा शरण लेने के लिए। और कालांतर में यहीं पर गुहिल ने जो है वो गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल ने लगभग यहाँ पर 566 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर शासन किया था। ये जो जानकारी है यह हमें सामोली अभिलेख से मिलेगी। अभी आगे हम सामोली अभिलेख को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मेवाड़ के बारे में सर्वाधिक प्रारंभिक जो जानकारी देने वाला स्रोत है तो वो सामोली अभिलेख है, जो कि गुहिल के बाद में जो उसका पांचवा वंशधर आएगा, जिसका भी नाम शीलादित्य था, उसने यह अभिलेख लिखवाया था। इसके अलावा हमें आगरा से गुहिल के लगभग 2000 चांदी के सिक्के भी जो है वो प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। गुहिल था कौन? तो गुहिल गुजरात या फिर वल्लभी के शासक शीलादित्य का पुत्र था। इसकी माता का नाम पुष्पावती था एवं इसने लगभग 566 ईस्वी में मेवाड़ में शासन किया था। यह जानकारी हमें मेवाड़ के जो सामूली अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। अब हम सामूली अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो सामूली अभिलेख जो है यह लगभग 646 ईस्वी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? 646 ईस्वी का अभिलेख है। यह अभिलेख गुहिल का जो पांचवा वंशधर था, जिसका नाम था शीलादित्य। देखो, गुहिल फर्स्ट जनरेशन था। इसके बाद में सेकंड जनरेशन में आया भोज, थर्ड जनरेशन में आया महेंद्र, फोर्थ जनरेशन में आया नाग, एवं जो फिफ्थ जनरेशन में आया था जिसका नाम था शीलादित्य, उसने यह सामूली अभिलेख लिखवाया। ये जो सामूली अभिलेख है ये गुहिल वंश के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, और इसी अभिलेख से हमने गुहिल वंश का समय का निर्धारण किया है। क्योंकि इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि गुहिल ने लगभग 566 ईस्वी में मेवाड़ में शासन किया था। तो हमें ये कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होती है कि मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश के जो प्रारंभिक बिंदु है वो कितना है? 566 ईस्वी है। तो मेवाड़ वंश के जो समय निर्धारण और इसकी जानकारी के अलावा यहाँ से हमें जावर क्षेत्र के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त होती है। जावर क्षेत्र मेवाड़ का ही एक क्षेत्र है, जहाँ पर वर्तमान में जो है वो चांदी खनन की जाती है। तो इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि वटनगर सिरोही को कहा जाता था। यहाँ के महाजन समुदाय के एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जेतक महत्तर। जिनका क्या नाम था? जेतक महत्तर। इन जेतक महत्तर ने जावर के अंदर जो है वो जावर माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो, प्राचीन समय में जो जावर वाला क्षेत्र था इसे अरण्यगिरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरण्यगिरी। और यहाँ पर जावर माता को क्या कहा जाता था? अरण्यवासिनी। क्या कहा जाता था? अरण्यवासिनी। तो इस सामूल्य अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि वटनगर सिरोही के महाजन समुदाय के व्यक्ति जेतक महत्तर ने अरण्यगिरी यानी जावर क्षेत्र में अरण्यवासिनी देवी यानी कि जावर माता मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। यह जो मंदिर है यह लगभग 18 प्रकार के गायकों से भरा होता था। और यहाँ से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि मंदिर के निर्माण के कुछ समय पश्चात ये जो जेतक महत्तर था, इसने देवबुक नामक स्थान पर अपने जो है वो प्राण त्याग दिए थे। देवबुक नामक स्थान पर इसने क्या कर दिए थे? अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए सामूली अभिलेख, तो आपको लिखना है कि सामूली अभिलेख 646 ईस्वी का अभिलेख है, जो गुहिल के पांचवें वंशधर ने लिखवाया था। यह मेवाड़ के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। इससे मेवाड़ का समय निर्धारण किया गया है, जो कितना आता है? लगभग 566 ईस्वी। इसके अलावा इस अभिलेख से हमें जावर का उत्खनन क्षेत्र और जावर के अंदर जो जावर माता या फिर अरण्यवासिनी देवी का जो मंदिर है उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। गुहिल के बारे में नेक्स्ट जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम था बप्पा रावल। उनका नाम क्या था? बापा रावल या फिर बप्पा रावल।
बप्पा रावल का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 534 ईस्वी से 734 ईस्वी से लगभग 753 ईस्वी तक है। कितना है? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। देखो, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। और बप्पा रावल जो है ये हारित ऋषि का शिष्य था। अब जब बप्पा रावल जिस समय मेवाड़ के अंदर शासन कर रहे थे, उस समय चित्तौड़ और उसके आसपास के इलाके के अंदर एक मौर्य शासक का शासन था जिसका नाम था मानमोरी। जिसका क्या नाम था? मानमोरी। तो बप्पा रावल लगभग 734 ईस्वी के अंदर मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। यह जो जानकारी है यह हमें राज प्रशस्ति से प्राप्त होती है। राज प्रशस्ति जो है वो मेवाड़ के एक प्रतापी शासक आएंगे जिनका नाम है राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, उसके समय की प्रशस्ति है। तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी जो है वो नागदा को बनाई। नागदा बेसिकली उदयपुर के अंदर स्थित है। और नागदा को राजधानी बनाने के बाद में यहाँ पर जो कैलाशपुरी है वहां पर एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। यह जो एकलिंग जी का मंदिर है इसे लकुलिश का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकुलिश का मंदिर। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और जो कैलाश या फिर जो कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी का जो मंदिर है यहाँ पर इसका जो है वो निर्माण करवाया। फिर मेवाड़ के जितने भी जो शासक है वो है स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक ये मानते थे कि मेवाड़ का जो वास्तविक स्वामी है वो तो एकलिंग जी है, वो तो शिव जी है, और हम तो उनके बिहाफ पे यहाँ पर शासन का काम कर रहे हैं। बप्पा रावल के समय जो मुस्लिम आक्रांता थे गजनी की तरफ से, उनके आक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो ये अपना मेवाड़ वाला क्षेत्र था, और यहाँ पर कहीं पर गजनी स्थित था अफगानिस्तान वाले इलाके के अंदर। तो यहाँ से लगातार जो है वो आक्रमण होते जा रहे थे। तो बप्पा रावल क्या करते हैं, मेवाड़ से जाकर के गजनी के जो शासक थे जिसका नाम था सलीम, उस सलीम को हरा देते हैं, और उस सलीम को हराकर अपने भांजे को वहां का शासक बना देते हैं। बप्पा रावल जब मेवाड़ से निकल के यहाँ गजनी की तरफ जा रहे होते हैं तो वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से के अंदर ये कुछ समय के लिए अपना डेरा डालते हैं। चूंकि ये रावल उपाधि का प्रयोग करते थे और पहले उसको उस वाले इलाके के अंदर पिंड कहा जाता था, तो वह इलाका जो है वो रावलपिंडी के नाम से मशहूर हुआ, और आज भी उस इलाके को रावलपिंडी नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है उसका जो नाम है रावलपिंडी वो बप्पा रावल की वजह से पड़ा है। तो बप्पा रावल जो है वो गजनी के शासक सलीम को हटा करके यहाँ पर अपने भांजे को शासक बना देते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर 115 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का चलाया था। कितने ग्रेन का चलाया था? 115 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का चलाया था। और बप्पा रावल की जो प्रमुख उपाधियां है वो हमें याद रखना है। बप्पा रावल की प्रमुख उपाधि एक तो है हिंदू सूर्य। क्या उपाधि है? हिंदू सूर्य। दूसरी है राजगुरु। दूसरी क्या है? राजगुरु। और तीसरी है चक्कवे। चक्कवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चक्कवे का क्या अर्थ होता है? चारों दिशाओं को जीतने वाला। एक छोटा सा वन लाइनर फैक्ट है कि एक इतिहासकार हुए हैं अपने यहाँ पर जिनका नाम है चिंतामणि विनायक वैद। क्या नाम है? चिंतामणि विनायक वैद। ये जो चिंतामणि विनायक वैद है, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति थे जिसका नाम था चार्ल्स मोर्टेल। क्या नाम था? चार्ल्स मोर्टेल। इस चार्ल्स मोर्टेल से इन्होंने तुलना की है कि भाई जैसे चार्ल्स मोर्टेल ने अपने इलाके से बाहर जाकर के दूसरे शासक को हराया था, उसी प्रकार बप्पा रावल ने भी जो है अपने इलाके से जाकर के गजनी के शासक को हराया। तो इन्होंने इसकी तुलना किससे कर दी? चार्ल्स मोर्टेल से। एक बार हम पुनः क्विक रिवीजन करते हैं बप्पा रावल का, देन हम नेक्स्ट शासक के ऊपर जो है वो मूव कर जाएंगे। तो बप्पा रावल जो है ये प्रतापी शासक थे। इनका टाइम पीरियड 764 ईस्वी से 753 ईस्वी था। वास्तविक नाम इनका काल भोज था एवं ये हारित ऋषि के शिष्य थे। लगभग 734 ईस्वी में इन्होंने मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह जानकारी हमें राज प्रशस्ति से प्राप्त होती है। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और नागदा के अंदर एकलिंग जी या फिर जो लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। फिर बप्पा रावल गजनी के शासक सलीम को हरा करके अपने भांजे को वहां का शासक बना देता है। इसके अलावा बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर लगभग 115 ग्रेन का स्वर्ण का सिक्का भी जो है वो प्रचलित किया था। अगली जो चीज हमें याद रखनी है वो याद रखनी है बप्पा रावल की उपाधियां। तो बप्पा रावल की उपाधि कौन कौन सी है? पहली है हिंदू सूर्य। पहली उपाधि कौन सी है? हिंदू सूर्य। दूसरी उपाधि है राजगुरु। दूसरी उपाधि कौन सी है? राजगुरु। और तीसरी उपाधि है चक्कवे। तीसरी उपाधि कौन सी है? चक्कवे।
चक्रव्यूह का क्या अर्थ होता है? चक्रव्यूह का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चक्रव्यूह का क्या अर्थ होता है? चारों दिशाओं को जीतने वाला। बप्पा रावल के बाद में नेक्स्ट जो हम हमारा प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है अलहट। उनका क्या नाम है? अलहट। तो देखो अलहट जो है ये मेवाड़ के अगले प्रतापी शासक हुए और अलहट को हम आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आलू रावल के नाम से। अलहट के समय में स्टार्टिंग के अंदर राजधानी कौन सी थी? नागदा, जो कि कौन बना के गए थे? बप्पा रावल। अलहट ने जो है वो आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसको बनाया? आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और आहड़ को दूसरी राजधानी बना करके यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह बेसिकली विष्णु जी का नाम है, तो इसे हम विष्णु मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा अलहट ने यहाँ पे वराह मंदिर के अंदर एक प्रशस्ति भी लगाई थी, जिसका नाम आगे चल करके सारणेश्वर प्रशस्ति हो गया, जो हम अभी पढ़ेंगे। सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें अलहट के बारे में सर्वाधिक जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। अलहट ने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना की। नौकरशाही से हमारा अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि आल्हट ने एक हूण राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। इस हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और ये जो हरिया देवी है इसने हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अलहट के बारे में हमें जो सर्वाधिक जानकारी है वो आहड़ के अंदर ये जो वराह मंदिर था यहाँ पर एक अभिलेख लगा हुआ था जिसका नाम था आठपुर या फिर आहड़ का शक्ति कुमार अभिलेख। ये जो आहड़ या फिर आठपुर का शक्ति कुमार अभिलेख है 977 ईस्वी का है। इससे हमें अलहट की जानकारी मिलती थी। अलहट की माता महालक्ष्मी राठौड़ की जानकारी मिलती थी। इसके अलावा तत्कालीन मेवाड़ के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी मिलती थी। आगे चलकर यह अभिलेख जो है वो मेवाड़ के सारणेश्वर शिवालय के पास जो है वो रख दिया गया। फिर ये सारणेश्वर प्रशस्ति के नाम से जो है वो जाना जाने लगा। तो अब हम सारणेश्वर प्रशस्ति को समझेंगे जिससे हमें अलहट के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है। सारणेश्वर प्रशस्ति जो है यह लगभग 953 ईस्वी का अभिलेख है जो वर्तमान में उदयपुर का जो सारणेश्वर शिवालय है वहां पर स्थित है। पहले यह आहड़ या फिर वराह मंदिर के पास स्थित था जिसकी स्थापना अलहट ने करवाई थी। ये जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण उत्तम सूत्रधार अग्रट ने करवाया था। किसने करवाया था? उत्तम सूत्रधार अग्रट ने। किसने करवाया था? उत्तम सूत्रधार अग्रट ने। और सारणेश्वर प्रशस्ति जो है इसके जो लिपिकार थे इसका नाम था कायस्थपाल वेलक। कायस्थपाल और वेलक। कायस्थपाल और वेलक। ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है यहाँ से नंबर 1 जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो अलहट की माता महालक्ष्मी राठौड़ और अलहट का पुत्र जिसका नाम था नरवाहन उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो प्रमुख जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है मेवाड़ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे और जो मेवाड़ की नौकरशाही व्यवस्था थी उन पदाधिकारियों के नाम और पद सहित हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी जो हमें प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है वो होती है गोष्ठिकों की या फिर गोष्ठिक का अर्थ होता है मंदिरों में चंदा देने वाले। इनकी नामावली की हमें जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ की तत्कालीन कर प्रणाली और जो मेवाड़ की मंदिर की निर्वाह व्यवस्था थी इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एक बार हम पुनः क्विक रिवीजन करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा अलहट या फिर आलू रावल। अलहट को जो है वो आलू रावल के नाम से भी जाना जाता था। अलहट ने राजधानी नागदा से शिफ्ट करके आहड़ के अंदर बनाई और आहड़ में वराह या फिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। वराह या फिर विष्णु मंदिर के पास एक प्रशस्ति रखी हुई थी जिसे हम वर्तमान में सारणेश्वर प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति थी इसके जो लेखक थे वो उत्तम सूत्रधार अग्रट थे और ये जो वराह मंदिर था इसका निर्माण जो है वो इसका निर्माण तो उत्तम सूत्रधार अग्रट ने करवाया और जो लिपिकार थे वो कायस्थपाल और वेलक थे। इस सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें अलहट की माता महालक्ष्मी राठौड़ की जानकारी प्राप्त होती है। उसके पुत्र नरवाहन की जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ की तत्कालीन नौकरशाही या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होती है और यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि अलहट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और हरिया देवी ने जो है वो हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी। तो अभी तक हमने कौन कौन से शासक पढ़े? सर्वप्रथम हमने जो है वो गुहिल के बारे में पढ़ा। गुहिल के बाद में हमने बापा रावल के बारे में पढ़ा और बापा रावल के बाद में हमने जो है वो अलहट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? अलहट या फिर अलहट के बारे में पढ़ा। अलहट के बाद में नेक्स्ट जो प्रतापी शासक हम पढ़ेंगे
उनका नाम है जेत्र सिंह। उनका क्या नाम है? जेत्र सिंह। अब देखो जेत्र सिंह के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि जब जेत्र सिंह का शासन था तब दिल्ली वाले इलाके के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी और गुलाम वंश का जो इल्तुतमिश है वो रूल कर रहा था। तो हम नेक्स्ट समझते हैं जेत्र सिंह का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक था। जेतर सिंह के समय के अंदर दिल्ली के अंदर जो शासक था वो था इल्तुतमिश। वो क्या था? इल्तुतमिश। भाई मोहम्मद गोरी के बाद में गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी और गुलाम वंश की स्थापना के बाद में गुलाम वंश के अंदर जो है वो इल्तुतमिश रूल कर रहा था। तो इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है भुताला का युद्ध। जिसका क्या नाम है? भुताला का युद्ध। यह युद्ध लगभग 1227 ईस्वी में हुआ था और जेतर सिंह इसके अंदर विजयी रहा था। जेतर सिंह इसके अंदर विजयी रहा था। इल्तुतमिश जब हार गया और हार कर ये वापस जा रहा था तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी नागदा उसको जो है इल्तुतमिश लूट लेता है या फिर तहस नहस कर देता है। ये जो भुताला का युद्ध था जिसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, इसकी जानकारी हमें जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मदमर्दन। जयसिंह सूरी की पुस्तक का क्या नाम है? हमीर मदमर्दन। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभी हम जयसिंह सूरी के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, जेतर सिंह जो होता है वो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना देता है। चित्तौड़ को अपनी क्या बना देता है? राजधानी। और एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का जो स्वर्ण काल है वो जेतर सिंह के शासनकाल को माना है। किसको माना है? जेतर सिंह के शासनकाल को माना है। तो जेतर सिंह में आपको मेन जो बातें याद रखनी है वो यही है कि जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में भूताला का युद्ध हुआ जिसमें जेतर सिंह जो है वो विजयी रहा। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। किससे मिलती है? हमीर मदमर्दन से। तीसरी जो बात आपको याद रखनी है कि जेतर सिंह जो है वो चित्तौड़ को परमारों से छीनकर अपनी राजधानी बना लेता है। तो प्रथम राजधानी इनकी कौन थी? नागदा, जो कि बप्पा रावल के समय थी। दूसरी राजधानी इनकी कौन सी थी? आहड़, जो कि अल्लट के टाइम पे थी। और अब जेतर सिंह के समय राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? चित्तौड़। जेतर सिंह के समय राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? चित्तौड़। अब हम थोड़ा सा जयसिंह सूरी के बारे में जान लेते हैं। जयसिंह सूरी जो है यह गुजरात में जगह पड़ती है धोलका। वहां पर जो बघेल वंश के शासक थे जिसका नाम था राणा वीर धवल, उस राणा वीर धवल के जो मंत्री थे जिसका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल, उनके कृपा पात्र थे। जयसिंह सूरी ने दो पुस्तकें लिखी। एक का नाम था हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन में हमें भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है और यहाँ पर हमीर जो है वो इल्तुतमिश को कहा गया है। किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को। और दूसरी जो इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है वास्तुपाल प्रशस्ति। क्या नाम है? वास्तुपाल प्रशस्ति। तो अगर आपसे जयसिंह सूरी के बारे में पूछ ले तो जयसिंह सूरी कहाँ के थे? तो गुजरात धोलका के जो शासक थे वीर धवल, उसके मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के कृपा पात्र थे। इन्होंने दो पुस्तक लिखी, हमीर मदमर्दन और वास्तुपाल प्रशस्ति। हमीर मदमर्दन से हमें भूताला के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है जिसमें जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को जो है वो हरा दिया था।